हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और पिछली क्लास में हमने जो है वो काफी सारी चीजों पर बात किया था, एग्रीकल्चर की में, मेडिसिन में, और किस प्रकार से मेडिकल फील्ड में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी काम करता है, कैसे खेती में काम करता है। ठीक है ना। हमने कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट को समझा। हमने देखा कि जीएमओ का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा जीएमओ और ट्रांसजीन में थोड़ा सा फर्क है, वो मैंने आपको बताया था। जब हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो मतलब उसमें हमने कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है जो जीन उसके पास पहले से प्रेजेंट नहीं था, वो उसमें हमने लाकर डाल दिया हमने। ठीक है। तो वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। और मैंने कहा था मान लो कोई जीव में ऑलरेडी जीन का सेट प्रेजेंट है, किसी जीन को चालू कर दिया, किसी को बंद कर दिया, जीन को वहीं के वहीं मैनिपुलेट कर दिया, तो वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में आएगा, लेकिन उसको ट्रांसजेनिक में शामिल हम नहीं करेंगे। क्लियर। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा जरा। पिछली बार हम लोगों ने जो है वो जीन थेरेपी के ऊपर ही बात किया। मैंने आपको कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में बताया कि कैसे जो है वो एडिनो वायरस वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम के। ठीक है। और किस प्रकार के से वैक्सीन जो है एमआरएनए टेक्निक पर वैक्सीन कैसे बनाए जा रहे हैं। हमने आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर भी बेटा बात किया था। याद है कि भूल गए सबके कि अरे ये तो लास्ट क्लास की बात है, कोई पिछले जन्म की बात थोड़ी ना है ना कि अपन भूल गए कि याद आने की कोशिश कर रहा है के। ठीक। तो अभी इतना पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पैशन के साथ पढ़ना चाहिए, और चीजें ऐसे मुंह जबानी याद होना चाहिए कि जब आपको कोई प्रश्न दिखाई पड़े तो सीधा उत्तर आपके दिमाग में झट से क्लिक करना चाहिए। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर कि भैया मैं भूल चुका हूं। ठीक है ना। जब भी तुम्हें देखता हो तो कुछ ऐसा लगता है कि ए अजनबी तुम जाने जाने पहचाने पहचाने टाइप के लगते हो, तो ऐसा प्रश्न से नहीं बोलना हमको ना। वो अजनबी नहीं होना चाहिए, वो जाना पहचाना ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर कि क्या इनका पर्पस क्या है, क्या मतलब है इसका। तो मैंने बेटा पहले भी आपसे कहा था कि जैसे ही आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स वर्ड यूज करते हैं या आप ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करते हैं, तो ट्रांसजीन क्या होता है याद रखिएगा। एक तो नंबर के ट्रांसजीन का मतलब क्या है, एक ऐसा जीन जो अननेचुरल जीन है, जो उस जीव में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल समझिए कि आपने क्या किया, आपने जो है वो आपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन, आपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो जीन है वो उठाया आपने, और आपने उसको रैबिट के अंदर डाल दिया, आपने चूहे के अंदर डाला। ऐसा किया, रैबिट खरगोश में डाला, नॉट चूहा के, रैबिट में डाल दिया आपने, खरगोश के अंदर डाल दिया आपने। तो ऐसे रैबिट जो है वो जाइंट साइज के, बड़े आकार के हो गए, वो उनमें अधिक ग्रोथ हार्मोन बना, उनमें साइज बढ़ गया उनका। तो ये क्या नॉर्मल चीज थी, ये एक एबनॉर्मल चीज थी, ये एक असामान्य बात थी ये कि आपने अपना ग्रोथ हार्मोन का जीन रैबिट के अंदर डाल दिया, तो रैबिट का साइज बढ़ गया उठ के। चूहे में डाल दिया आपने कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो चूहे में वो कैरेक्टर आ गया। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से हम ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को जो है वो आज भी वैज्ञानिकों का एक दल है, साइंटिस्ट का एक पूरा टीम है जो कहता है कि ये इस तरह का जीन मैनिपुलेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन एक दूसरा वैज्ञानिकों का जो ग्रुप है वो कहता है नहीं भाई, इससे हमको बहुत हेल्प मिलता है साइंस को आगे बढ़ाने में, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। याद होगा आपको, मुझे याद नहीं, मुझे लगता है कि एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी, इसमें शायद उस मूवी में ऋतिक रोशन था उसके अंदर, और विवेक ओबेरॉय विलेन बना था उस मूवी के अंदर। और उसमें वो क्या कर रहा था, वो डीएनए में चेंज करके, बोन मैरो के डीएनए में कुछ चेंज करके वो अजीबोगरीब तरह के जानवर बनाया गया था। उसमें कंगना रनावत भी एक जानवर थी, कभी जानवर बन जाए कभी इंसान बन जाए टाइप से। हालांकि अपने हिंदी फिल्में जो होती है वो एकदम अलग ही लेवल पर चलती है, लेकिन ये कि हाँ हॉलीवुड भी वैसे ही करता है, हालांकि ऐसा कोई बड़ा भारी फर्क नहीं है, मतलब फेंका फाकी दोनों जगह पे कॉमन है। लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान का एक पुट लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई कि हम ऐसे जीव जिनमें कि ह्यूमन डीएनए हो, वो छिपकली में ह्यूमन डीएनए, ये पॉसिबल है, ये कर रहे हैं लोग, वैज्ञानिक ऐसा कर रहे हैं कि वो अलग अलग एनिमल में ह्यूमंस के जीन डालकर देख रहे हैं कि उसका क्या प्रभाव हमको देखने मिलता है। तो कई लोग कहते हैं कि ऐसा करने पर कई बार ऐसा है कि बड़ा खतरा सामने आ सकता है, कुछ ऐसा बन जाए। चीन ने बना लिया, खेल रहे थे वायरस के साथ में, खेल रहे थे वायरस साथ में। सच खबर तो यही है, अखबारों में छिपी खबर तो यही है कि वायरस के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते वायरस वुहान से बाहर निकल गया, दुनिया में फैल गया। अभी बोल रहे हैं मच्छी मार्केट से निकला था, न चमगादड़ से निकला था, अब कहानी सुना रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो चल रहे हैं उनमें नाम आ रहा है वुहान की वायरोलॉजी की लैब का
कि यहीं पे ये कोरोना वायरस से जो है वो 2005-6 से खेलना शुरू किए थे, उसके बाद में कुछ 2015 से कुछ कुछ कर रहे थे उसके साथ में ये लोग कि इसमें थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा सा इसको मेकअप कर दो, थोड़ा डीएनए बदल दो उसका, और वो निकल गया बाहर, और निकल गया और खतरा बन गया बड़ा, या निकाल दिया, जो भी हुआ होगा। तो ये छेड़छाड़ी तो है, एंड बायोलॉजिकल वेपन्स में यही छेड़छाड़ तो होती है डीएनए के अंदर चेंज के। अभी हम लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब है ऐसे एनिमल जिनमें हमने कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है जो उनमें नेचुरली नहीं मिलता है, ठीक है। Why are these animals being produced? क्यों इनको हम बना रहे हैं कि हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन? सबसे पहले तो ये जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, इससे क्या कुछ फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। अब एज ए साइंटिस्ट के रूप में यदि हम बात करें, एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से बात करें, तो अप टू ए लिमिट, एक सीमा तक हम इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं वही कहता हूं आपसे कि कोई भी तकनीक या टेक्नोलॉजी की सीमाएं जो होती है ना, वो मानवता तय करती है। सुनिए बात ध्यान से कि मैं पते की बात बोल रहा हूं। कोई भी टेक्नोलॉजी तकनीक की सीमाएं मानवता तय करती है कि मानवता यदि कम होगी तो तकनीक जो है वो नुकसान करेगी। मानवता के साथ में तकनीक को लेकर चलेंगे, टेक्निक को लेकर चलेंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर चलेंगे, तो आपके वो वेलफेयर में काम आएगी, अदरवाइज वॉरफेयर में काम आएगी। समझ गए बात, ठीक है। चलिए, एनिमल्स दैट हैव had that have had their DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene known as transgenic animal। और ऐसे फॉरेन जीन को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम ट्रांस जीन कहते हैं कि ट्रांसजेनिक, राइट। रैबिट, पिग्स, शीप, काउज, फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस के 95% तक जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं वो माइसेस हैं, चूहे हैं बेटा, क्या, ठीक है। इसके अलावा आज जो है वो ट्रांसजेनिक रेट है ही वो कॉमन के रैबिट, पिग, शीप, काऊ और फिश को भी तैयार कर लिया गया है, ठीक है। अब क्या अब प्रश्न उठता है कि कुछ भी चीज हम अगर मतलब के तो कर नहीं रहे होंगे, कि हम तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे इसको, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स? जो साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं वो कहते हैं कि इसके हमें बहुत फायदे हो सकते हैं। तो वो फायदे क्या हैं उन पर बात कर लेते हैं हम। चलिए, नंबर 1, सबसे पहला फायदा यह है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने में आज भी ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें मालूम नहीं चलते हैं। आपको ध्यान होगा कि जो बच्चे रेगुलर बैच के कमांडो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको साइटोकाइन के बारे में बताया था। जो हमारे बैरियर्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में बैरियर होते हैं, कि हमने कहा स्किन होता है, फिजिकल बैरियर होता है, केमिकल बैरियर होता है, ठीक है ना बेटा। तो वहां पे हमने साइटोकाइन बैरियर्स की बात की थी, और वही साइटोकाइन वही साइटोकाइन जो जुड़ा हुआ इंटरल्यूकिन, वो सब अभी सुनने मिल रहा है हमें कोविड-19 के दौर में, है ना। आज भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीन हमारे शरीर में प्रेजेंट है जिनके एग्जैक्ट फंक्शन को हम नहीं समझ पाते हैं। मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि अभी हम सब कुछ जान गए अब आगे कुछ जानने को बचा नहीं है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। आज भी हमारे जानने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है, जिसको शायद से हमारी जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है उसमें और करेक्शन की गुंजाइश है, या जो कुछ हम जानते हैं हो सकता है कि आज हम क्या बोलते हैं, आज हम कहते हैं कि वायरसेस जो है उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, वो नॉन लिविंग होते हैं, बाहर कण के समान होते हैं। पर हो सकता है आज के 50 वर्ष बाद रिसर्च से मालूम चले कि वायरस तो कुछ और ही होते हैं, उनमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन है पर प्रोटीन में कोई यूनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। दैट मे बी पॉसिबल। तो हमारे पास आज भी जानने को बहुत कुछ है। तो हम पहले तो अपने शरीर के बारे में जान ले, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने में भी ट्रांसजेनिक एनिमल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं हम। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। कैसे जीन्स रेगुलेट होते हैं इनको समझ सकते हैं। हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। यानी अब क्या करते हैं इसके लिए, हम ऐसे जीन जो हमारे नॉर्मल बॉडी में काम कर रहे होते हैं उन जीन में हम म्यूटेशन करके उनको हम इन जीवों के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। नॉर्मल जीन भी डालते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, दोनों जीन के एक्सप्रेशन को हम आपस में कंपेयर करते हैं। क्या लिखा, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर। देखो सिंपल सी बात है
क्या लिखा है इसमें, हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जांपल है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। कुछ फैक्टर जो ग्रोथ में इन्वॉल्व है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दूसरी प्रजाति के जीन्स को इंट्रोड्यूस किया, इन फैक्टर के फॉर्मेशन को हमने चेंज कर दिया हमने, और फिर देखा हमने कि क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट हमको देखने मिलता है। और ये जो इंफॉर्मेशन सामने मिली हमें, इससे हमें ये मालूम चला कि इन फैक्टर में यदि आपने इस प्रकार से परिवर्तन किया, इस जीव का जीन अंदर डाल दिया, तो इन फैक्टर में ऐसा परिवर्तन आएगा और ग्रोथ में हमको ये चेंजेस देखने मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ही हो गया, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझने के लिए आपने जीन को, कि ये जीन कैसे काम करता है, उस जीन को लेके आपने दूसरे जीन में इंट्रोड्यूस किया आपने, और देखा आपने कि जीन के डालने से क्या केमिकल लेवल पर चेंजेस आए हैं और उन चेंज का क्या फर्क पड़ा है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट को समझने में हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ डिजीज, सबसे बड़ा सेक्टर यही है इसका कि बीमारियों का अध्ययन करने में। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। ठीक ना, कई ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं उनका उपयोग हम जो है वो बीमारी को समझने में करते हैं। हम उनके अंदर जीन के लेवल पे परिवर्तन करते हैं, उनके अंदर हम कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं और जिनसे हम जानते हैं कि कोई बीमारी जो है वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकती है, किस प्रकार हमारा सिस्टम उसके लिए रिएक्ट करता है। These are specifically meant to serve as model for human disease so that investigation of new treatment of disease can be made possible। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि there are some mices, कुछ चूहे ऐसे होते हैं, कुछ चूहे या माइसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि हम क्या करते हैं, हम जिनमें कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, और फिर कैंसर की जो दवाएं होती हैं उनको चूहों पर टेस्ट करते हैं कि किन चूहों में वो दवाएं काम कर रही हैं, किन में काम नहीं कर रही हैं। पहले चूहे में टेस्ट करेंगे, फिर मंकीज में टेस्ट करेंगे, चिंपैंजी में टेस्ट करेंगे, फिर ह्यूमन पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो these are the specifically made to serve as a model। जैसे अभी देखो, बता दो आपको मैं कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन बने, तो इन वैक्सीन को पहले चूहों पर, फिर जो है मंकीज पर, चिंपैंजी पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और देखा गया कि इनमें वो वैक्सीन कैसे काम करते हैं। ठीक है, और कई बार जो है कुछ जैसे चूहों में हम क्या करते हैं, ह्यूमंस के हम कुछ जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें, ताकि ह्यूमन के समान इंटरनल एनवायरनमेंट वैसा हम जो बॉडी के अंदर देखने मिल सके। तो क्या बोला हमने, these are specialists made to serve as models for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज, जैसे कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, र्यूमेटिक आर्थराइटिस के लिए, अल्जाइमर्स के लिए। हमने ऐसे चूहे बना लिए हैं, हमने ऐसे रैबिट्स बना लिए, हमने ऐसे मंकीज बना लिए हमने जिनमें कैंसर है, जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जिनमें र्यूमेटिक आर्थराइटिस को हमने जीन में चेंज किया हमने, और उनके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस करा दिया हमने, उनमें अल्जाइमर्स करा दिया हमने, और उन पर फिर हम दवाएं अपनी टेस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इनह्यूमन है, क्योंकि वो जीव जो है वो मतलब ये तो इथिकल नहीं है, वो जीव तो मर जाएगा। तो ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव के लिए, ह्यूमन रेस के लिए हमें ये सैक्रिफाइसेस कई बार करने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में की बात करते हैं हम कि कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो हमें एनिमल्स की हेल्प से, ऐसे एनिमल्स जो ट्रांसजेनिक है, जिनमें कुछ जीन को डालकर हमने कुछ वो केमिकल प्रोड्यूस कर दिया है और उनको हम निकाल पाते हैं। जैसे कि मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। ठीक है, देखो बेटा, है ना, हम कहते हैं मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कई दवाएं ऐसी होती है जो मनुष्य के रोगों को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है, उनमें कई जैविक उत्पाद होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, और ये प्रोडक्ट चूंकि जो है वो कम मात्रा में बनते हैं, इसलिए ये महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी created by the introduction of portion of DNA और gene which code for a particular product के। अब क्या करते हैं, हम इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हम कम कॉस्ट में बनाने के लिए हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल में हम वो डीएनए या वो जीन डाल देते हैं कि जिस जीन या डीएनए का उत्पाद हमको चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि यदि आपको एम्फाइसीमा लंग्स की बीमारी होती है, जो लोग जो है वो लंग्स के जो टर्मिनल एल्विलाई होते हैं, लंग्स के जो टर्मिनल एल्विलाई होते हैं वो फट जाते हैं, तो लंग्स का ओवरऑल सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो इस एल्विलाई के बस्ट होने की बीमारी को हम एम्फाइसीमा कहते हैं। और एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन प्रोटीन
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये अल्फा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से बना सकते हैं। तो जो है एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को जो है वो हमको जो है वो चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फिनाइल कीटोनुरिया का ट्रीटमेंट करना हो, आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट करना हो, तो आपको कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको जो है ट्रांसजेनिक एनिमल से मिल सकते हैं। 1997 में देखा गया, क्या देखा गया कि भाई देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के का जन्म हुआ, उसकी मदर को मिल्क नहीं आ रहा है मान लो उठ के, या मदर की डेथ हो गई किसी कारण से, मदर बहुत सीवियरली बीमार है वो उठ के, कोई भी कारण हो, बच्चे को जो है वो मदर्स मिल्क नहीं मिल पा रहा है जो बड़ा जरूरी होता है, तो क्या करें? तो लोग क्या करते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं। गाय का दूध जो होता है उसमें कई बार क्या होता है, कई बार उससे एलर्जी होती है, कई बार उससे क्या होता है, उससे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो पैंक्रियास को डैमेज करने लगता है। आपको बता दूं मैं, गाय का दूध जो है एक एज ए डायबिटोलॉजिस्ट आपको बताऊं मैं कि जो काउस मिल्क होता है, गाय का जो दूध होता है वो एलर्जिक होता है। वो आप बोलोगे सर नहीं गाय का दूध तो अच्छा होता है, अमृत होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई लोगों में बेटा, लेकिन कई लोगों में ये काउज मिल्क इज एलर्जिक होता है और उस एलर्जी के चलते ऑटो इम्यून रिस्पांस को वो कई बार इंड्यूस कर देता है और उस ऑटो इम्यून रिस्पांस के चलते टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है, ऐसा रिसर्च में सामने आया हुआ है। तो गाय का दूध भी कई तरह का होता है, जो A2 मिल्क होता है, कभी आप जो है इंटरनेट पे देखिएगा, A1 मिल्क होता है और एक A2 मिल्क होता है। A2 मिल्क होता है गाय का, जो A2 मिल्क होता है वो कंपैरेटिवली सेफ होता है, जो देसी गाय का होता है। जो बाकी दूसरी जो गाय होती है वो जो उसका मिल्क होता है वो अधिक एलर्जिक होता है, उनमें इम्यूनोजेनेसिटी बढ़ाने की क्षमता, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज को इंड्यूस वो कर सकता है। ठीक है, खैर अब समस्या ये कि काउज मिल्क जो होता है वो मदर्स मिल्क से होता है। भाई ह्यूमन मदर और गाय मदर बहुत बड़ा फर्क है भाई, ठीक है ना भाई। काउज मिल्क क्या है, गाय माता है उससे आ रहा है उठ के, और इधर जो है ह्यूमन मदर से उठ के। तो बात इतनी सी है कि तब क्या करना चाहिए, तब जो है वो साइंटिस्ट ने एक तरीका खोजा, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, ऐसी ट्रांसजेनिक काऊ तैयार करते हैं जिनमें कि जो है वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क दे उठ के, उसमें 2.4 ग्राम प्रोटीन जो है वो पर लीटर में उठ के, मनुष्य का ह्यूमन प्रोटीन जो मदर्स मिल्क में होता है वो उसके अंदर होना चाहिए। ऐसी पहली ट्रांसजेनिक काऊ को जो है रोजी कहा गया, उसको रोजी नाम दिया गया। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होता है जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस होता है ह्यूमन बेबी के लिए देन नेचुरल काउज मिल्क। प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में ये ज्यादा बैलेंस होता है, ज्यादा बेहतर होता है और ये एलर्जिक भी नहीं होता है। ठीक है, तो ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये भी ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। फिर वैक्सीन सेफ्टी की बात करते हैं हम। मैंने कहा आपसे बेटा वैक्सीन इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा वैक्सीन है कि वैक्सीन पूरी, मैंने आपसे पहले भी कहा है बेटा कि वैक्सीन जो है वही एक माने इस पूरे जो वॉर अगेंस्ट कोरोना कोविड-19 के अगेंस्ट जो वॉर है उसे जीतने का जो वेपन है वो है वैक्सीन। को हम जो है वो सब लोग वैक्सीन को लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क को फॉलो करें हम, तो कुछ दिनों में ये वायरस जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही एकमात्र तरीका है इसमें। तो वैक्सीन की सेफ्टी की, वैक्सीन, अब कई लोग बोलते हैं वैक्सीन लगाने से ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूं बेटा कि वैक्सीन लगाते वक्त कई बार जो लोगों को लगता है कि कोविड हो गया वैक्सीन लगाने से, नहीं। वैक्सीन को आप ध्यान से पढ़िए, कोवैक्सीन जो है उसके अंदर इनएक्टिव वायरस है, कोविशील्ड के अंदर एडिनो वायरस है, कोरोना का वायरस नहीं है उसमें। क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो पॉसिबल ही नहीं कि उससे कोरोना हो जाए। कोरोना इसलिए होता है कि जब वैक्सीन लगाने व्यक्ति पहुंचता है वहां सेटअप में, वहां से इंफेक्शन ले आता है, जाके वहां से इंफेक्शन लेके आ रहा है, उससे हो रहा है कोरोना। वैक्सीन से कोरोना नहीं हो रहा है। कि ये साइंस है, आप पढ़िए ना, पूरा लिटरेचर पढ़िए, आप देखिए कितने लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया। एडवर्स इवेंट के में भी पॉसिबल, वो पॉसिबल है कि किसी को रिएक्शन हो गया कुछ, वो पॉसिबल है। ठीक है, साफ साफ मेंशन होता है उसमें कि किसी चीज से एलर्जी भी हो सकती है आपको, लेकिन वो लाखों में एक व्यक्ति को होता है। ठीक है, तो इसलिए हमको ऐसे डाउट दिमाग में, साइंस पढ़ते हैं तो कम से कम वैक्सीन को समझिए। वो जो वैक्सीन का खतरा, जो कोविड-19 के वैक्सीन खतरा है, वो पोलियो वैक्सीन का भी उतना ही खतरा है, उतना ही खतरा बीसीजी का वैक्सीन का भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैक्सीन सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक माइसेस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज ऑफ टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ठीक है ना, ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते हैं। और पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने में सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइसेस का हमने इस्तेमाल किया, बड़े पैमाने पर आज भी यूज करते हैं।
इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, यदि सक्सेसफुल होता है, ये माइसेस पर वैक्सीन ठीक से काम करता है, चूहों में कोई एडवर्स इवेंट नहीं देखा जाता है, तो उसका यूज मंकीज पे करते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद ह्यूमन ट्रायल पे आता है, बाद में वॉलंटियर्स पे। देखिए जो कोविड-19 के वैक्सीन हैं, वे वैक्सीन में पहले चूहों पर, माइसेस पर टेस्ट किए गए हैं, ठीक है, उसके बाद वो मंकीज पर टेस्ट किए गए हैं, और उसके बाद फिर उनको जो है ह्यूमन वॉलंटियर्स के, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से जो है वॉलंटियर बन जाते हैं वैक्सीन को टेस्ट कराने के लिए, तो उन वॉलंटियर पे यूज करते हैं। फिर एक छोटे ग्रुप में ट्रीटमेंट वैक्सीन को ट्रायल पे वैक्सीन जाता है, उसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के बाद वैक्सीन मार्केट में आता है, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत लोगों पे वैक्सीन वो टेस्ट हो चुका होता है। देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अब एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जो भी ट्रीटमेंट करता हूं अपने पेशेंट का, तो मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन फॉलो करता हूं, वो है यूएसएफडीए के एफडीए। ये सबसे यानी कहा जाता है अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स का जो एफडीए होता है, ठीक है, तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, तो यूएस एफडीए जो है ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉडी है जो कोई भी पैरामीटर को चेक किए बगैर, जब तक सब चीजें प्रॉपर ना हो जाए तब तक दवा को मार्केट में नहीं आने देते। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कई बार दवाएं है, हाँ अच्छा काम किया। एक दिन एक बाबा बोल दिए, बाबा ने बोला कि दवा से कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा, लोग मान लिए, कागज मांगो, नहीं कागज नहीं। हमारे यहां पे कुछ भी कर सकते हैं लोग, लेकिन अमेरिका में एक पूरा सिस्टम बना है कि कोई भी मॉलिक्यूल दवा जो आम पब्लिक के लिए जा रही है उसको प्रॉपर टेस्ट होने के बाद जाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका में मेडिकल इंश्योरेंस बहुत बड़ा है। अमेरिका में जो है वो मेडिको लीगल सूट्स लगते हैं कि केसेस लग जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई दवा दिया और रिएक्शन हो गया और व्यक्ति जो है खत्म हो गया, तो करोड़ों रुपए का जुर्माना उस कंपनी पर लग जाएगा, तो कंपनी के करोड़ों डूब जाएंगे। वो तो आदमी गया, कंपनी के करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए भैया आदमी ठीक है, आदमी को इलाज करना है तो पहले मॉलिक्यूल प्रॉपर टेस्ट कर लो ताकि कोई एडवर्स इवेंट ना घट जाए इससे। तो वो करोड़ों रुपए बचाने के लिए प्रॉपर जांच करते हैं। हमारे यहाँ पे आदमी का इंश्योरेंस ही नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस हो भी तो अस्पताल मानने तैयार नहीं है इसको। तो बहुत चीजें ऐसी हमारे यहाँ पे जो गड़बड़ है इनको ठीक करने की जरूरत है। खैर हम सामाजिक बात नहीं करते, पर हम इतना बोलेंगे कि आंखें खुली रखना चाहिए हमें कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए बेहतरी के लिए। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की बात करें हम, तो इसे हम टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग भी कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, ये भी वैसे होता है जैसे दवाएं टेस्ट करते हैं उसी के समाता है। कोई केमिकल्स है उनका क्या हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पर पड़ रहा है, कि वो केमिकल हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, कौन से जहरीले पदार्थ होते हैं, किस चीज में किस तरह का जहर होता है। लोगों ने कहा कि जो पॉलिथीन के जो बैग होते हैं, कई लोग क्या करते हैं मार्केट से चाय लेके आए, कई लोग करते हैं। मेरे स्टाफ में मैंने एक आध बार देखा तो फिर मैंने उनको थर्मस दिलाया। मैं एक बार भोपाल गया अपने ऑफिस में, मैंने क्या देखा कि वो चाय लेके आए। आपस में जो स्टाफ होता है ना चाय पीता है, तो मेरा ऑफिस बॉम्बे के अंदर भी है, भोपाल में भी है, तो अलग अलग जगह पर ऑफिस है। एक अहमदाबाद में सेटअप लगाया हुआ हम लोगों ने। जब मैं भोपाल ऑफिस विजिट करने गया, जो साइट ऑफिस यहाँ पर है, तो वहां पे देखा कि वो दिन में स्टाफ था वो चाय लेने गया। तो वो प्लास्टिक की जो थैली होती है पॉलिथीन बैग में चाय लेके आए और फिर कप में उन्होंने कप डिस्पोजेबल कप लेके आए, कपों में चाय को उन्होंने डाल दिया और चाय पी रहे थे। मैं बुलाया अपने वहां के मैनेजर को, मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, ये प्लास्टिक में चाय क्यों लेके आते हो? सर वो इसी में देता चाय वो। मैंने कहा 200-300 रुपए का थर्मस आता, लेके आओ, जाओ अभी जाओ तुरंत, है ना, चाय पी के जाओ, थर्मस लेके आओ। वो थर्मस लेने गए, फिर एक मिल्टन का 300-400-500 रुपए का थर्मस आया, वो थर्मस लेके आए। मैंने कहा इस थर्मस में तुम चाय डलवा के लेके आना और यहाँ पे अपने कप रखो। ये डिस्पोजेबल कप होते हैं, कौन सी क्वालिटी का है, क्या है, क्यों आप अनहाइजेनिक है, क्यों इसको यूज करते हो? अपने कप धो, चाय पियो, कप धो अपने। इतने वीआईपी नहीं है कि डिस्पोजेबल ही चाहिए, अपना चाय पियो, कप धो के रखो। मैं पीऊंगा तो मैं भी अपना कप धोकर रखूंगा। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, कैसे मालूम चला कि प्लास्टिक से कैंसर हो सकता है? नॉन स्टिक तवा भी केमिकल छोड़ता है जिनसे कैंसर हो सकता है। तो ये सब केमिकल की जांच जो है कहीं ना कहीं तो होती होगी, कोई मन से बोल देगा क्या? तो ये सब केमिकल्स की टेस्टिंग होती है कि कौन से केमिकल सेफ है, कौन से केमिकल सेफ नहीं है। तो उसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये तो बात की हमने ट्रांसजेनिक एनिमल के उपयोग की, भाई क्यों बनाते हैं, क्या फायदे इसके हो सकते हैं। अब आते हैं हम कुछ अगले मुद्दों पर, जैसे हम इथिकल इश्यूज की बात करते हैं कि व्हाट आर द इथिकल इश्यूज। क्या अब सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि जो इथिक्स हैं, मेरी बात बड़े ध्यान सुनना बेटा के, इथिक्स को लेकर कई बार हम क्या करते हैं, हम जो है वो दोगला व्यवहार करते हैं। और वो दोगला व्यवहार है ना कि हमारे लिए नियम कुछ और है, तुम्हारे लिए नियम कुछ और है। हमारे पाएगा तो नियम कुछ और होगा, तुम्हारे पाएगा तो नियम कुछ और होगा।
मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरे एक परिचित हैं, भैया बोलता हूं उनको मैं, फैमिली फ्रेंड के समान है वो। तो एक बार हम लोग जो है वो एक मंदिर गए, यहाँ पर महाराष्ट्र में बड़ा जो है अपना शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है। तो मुंबई में नए नए आया हुआ था मैं, तो उन्होंने बोला चलो कार से अपनी शिरडी होके आते हैं। तो उन्होंने पूछा तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज कोई काम भी नहीं, चलते चलते गए हम लोग। पहुंचे हम लोग ड्राइव करके 5-6 घंटे में मुंबई से शिरडी तक पहुंचे, 6 घंटा लगा होगा पहुंचने में, ठीक है। और बढ़िया अच्छी वाली बड़ी वाली गाड़ी थी उनके पास में ना, अच्छी मतलब लग्जरी वाली कार की, जिसके चलने में पता ही नहीं चलता स्पीड क्या चल रही है, ठीक है। खैर पहुंचे, वहां पहुंचकर जो है हम लोग लाइन में लगे गए। तो भाई बाकायदा तो मैं बोला कि यार लाइन में लगने के पहले यहाँ पे काउंटर बना हुआ है एक वीआईपी पास का काउंटर, कि भाई 500 रुपया देके वीआईपी पास, 1000 रुपया देके वीआईपी पास, तो थोड़ा सा आपको जल्दी से लाइन जाए। बोले नहीं जितन भाई नहीं, ईश्वर के दरवाजे पर आए हैं, आम पब्लिक के समान लाइन में लगकर जाएंगे वहां। तो हमने कहा अच्छी बात है, अपन तो कन्विंस हो गए इस बात से। पहले लगा कि नहीं 500 रुपए दे दो यार, मंदिर में काम आएगा, चलो ठीक है जो भी होगा, और अपन लाइन में लगा, ऐसा हमने सोचा, ठीक है। सही की गलत नहीं मालूम, पर ऐसा सोचा हमने। जब उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं, अपने को भीड़ में लग के वो जो कष्ट होगा ना वही सच्ची प्रार्थना है। तो अपन लग गए लाइन में भैया, ठीक है। लगे 2 घंटा लाइन में, 2 घंटे बाद नंबर आया, भगवान के सामने पहुंचे, शिव भगवान की मूर्ति लगी थी साईं बाबा की। अब देखो आप बोलोगे मानते हो नहीं मानते हो, ये सब बातें मैं नहीं करता हूं, मैं इतना पता है कि मैं सबको मानता हूं, सबको मानता हूं। हर तीर्थ स्थान पे चाहे कोई ट्राइबल कम्युनिटी का कोई पत्थर भी रखा होगा तो मैं उसकी भी हाथ जोड़ लूंगा, मैं मस्जिद दिखेगा उसकी भी श्रद्धा वही श्रद्धा से देखूंगा, मंदिर को भी श्रद्धा से देखूंगा। मेरे लिए ये सब क्या है, सब डेस्टिनेशन है टू कनेक्ट विद द गॉड, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर मैं कुछ नहीं सोचता। मैं गुरुद्वारा भी गया हुआ हूं, चर्च भी गया हुआ, मैं जो है वो हर जगह, इस्तांबुल में मैं जो है वो ब्लू मास्क मस्जिदों में भी गया हूं, मैं सब जगह गया हूं, ठीक है। अब आप कुछ जो सोचना सोच ले आदमी। अभी फिर क्या हुआ कि फिर वो मैंने जब वहां जब भगवान तक पहुंचे तो पहुंचने के बाद देखा मैंने, कह यार मेरे को धक्का मार दिया पुलिस ने, पुलिस खड़ी थी, हाथ जोड़े अपने, देखा आप कुछ सोच भी नहीं पाए। इसके बाद आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, धक्का लगा के अपन बाहर हुई है, ठीक है यार अब आगे बढ़ गए, अब हाथ जोड़ लिए, मन में सोच लिया कि जो बोलना था भगवान से, भगवान ऐसा कर देना ऐसा कर देना ये कर देना, ठीक है। अपना अपना जो डिमांड लेटर है वो पकड़ा दिया कि भाई ठीक है यार ना, मन में है ना, आगे बढ़ गए। वो ना दिखे बाहर, मैं बोला 15 मिनट के बाद आए वो बाहर। मैंने कहा आपको धक्का नहीं मारा उन लोगों ने? बोले नहीं, अपन ने ऊपर हरे हरे पत्ते रख लिए थे 5। उस समय 100 रुपए का नोट चलता था, मतलब पुराना वाला, अभी भी 100 रुपए का नोट चलता है। उस समय वो मतलब 500 रुपए 100 रुपए के होंगे वो, हरा या नीला जो भी नोट था, कि पुराना नोट की बात कर रहा हूं मैं। तो 500 रुपए उन्होंने जो है वो ऊपर रखे उन्होंने पॉकेट में, और उन्होंने जो है पंडित जी महाराज को दर्शन करा दिए कि भाई हम यहां दर्शन करना है, तुम इसका दर्शन करो। पंडित जी महाराज ने बोला ठीक है। इसको पुलिस वाला भी देख लिया कि हाँ भाई ठीक है, मतलब कि अपना भी इसमें है हिस्सा, तो खड़ा इधर आइए। वो खड़े रहे 15 मिनट तक अपना पूजा पाठ सब करके देखा। मैंने कहा ये कौन सा नियम हुआ? मैं कह रहा था कि 2 घंटे की लाइन को 15 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं, 500 रुपए जेन्युइनली वहां दे दो, जो मंदिर का ट्रस्ट का जो पास बनाते हैं उसमें देख के अपन अंदर चले चलते हैं। तब तो मना कर रहे थे। जब भगवान की मूर्ति के सामने पहुंचे, वहां पंडित जी को ना पुलिस को सबको दिखा दुखू के आज 15 मिनट रुक क्या है। मैंने कहा ये कौन सा नियम हुआ? ये तो दोहरा इथिक्स हो गए कि कुछ पहले नियम कुछ और था, अंदर नियम कुछ और हो गया। अपन ईमानदार आदमी, अपन लाइन में लगे, लाइन में लग के धक्का खा के बाहर भी आ गए, सोचे भी ना 1 मिनट के लिए कभी। तो ये होते हैं इथिक्स लोगों के। तो अब ये काट पीट के डालना वालना मत, कभी देख ले वो तो उनको तो पता है ना कि वो कौन है, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा लगता ना, वो बोलेंगे कि यार देखो हमारे तो जो पर्सनल टाइप के इवेंट थे वो भी तुमने शेयर कर दिए है ना। खैर चलो, तो अभी हम इथिकल इश्यूज पर बात करते हैं। देखो बेटा सिंपल सी बात है, कई सारे, अब आप में से कई लोग बोल रहे हो सर ये तो गलत है, जीन डाल दिया, इंसान का डाल दिया। तो कई लोग बोलते हैं इथिकली कि यार ये ट्रांसजेंडर टेक्नोलॉजी बिल्कुल गड़बड़ है, ठीक है। देखो बेटा, मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि द ह्यूमैनिटी एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, वहां का एक लिमिट बना हुआ है कि कहां तक जाना चाहिए कहां तक नहीं जाना चाहिए, और वो बड़ा महीन रेखा है, उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कि
The manipulation of living organisms by human race cannot go on any further without regulation। मतलब ये बगैर रेगुलेशन के नहीं। आप पता चला, आपने कहा कि भैया हम चाह रहे हैं, हम तो घर में चाह रहे हैं कि हमको अपने डॉग में इंसान का सिर डेवलप कर ले, ऐसे जीन डाल दें कि पूरा हेड उसका इंसान जैसा हो जाए वो, ठीक है। अरे यार, कोई ना कोई जिन तो होते होंगे बॉडी में, जो ब्रेन सब डेवलप। पता चला अपने घर के जो साइंटिस्ट अपने घर के क्या कर रहे हो आजकल के, पिछले 6 महीने से बाहर निकला, अरे कुछ नहीं यार, मेरे घर में एक चूहा था, मैंने सोचा चूहे को चलो दोस्ती रहते, मैं चूहे का जीन मीन बदल के उसकी अगली पीढ़ी तैयार कर रहा हूं जो इंसान जैसी बात कर लेगी, और कुछ अजीबोगरीब दिखाई देने लगेगा फिर वो। तो कहने का मतलब है, सम एथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ the human activities that might help to harm liver। सिंपल सी बात है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो हमारी मोरालिटी को के अनुसार ना हो। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें समझना होगा कि हमारी कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को कि हम जो कर रहे हैं, जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो क्या वास्तव में हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, क्या वास्तव में हमारा जो लक्ष्य है वो मनुष्य का कल्याण करना है या मनुष्य का विनाश करना। जो कह रहा है, यदि 1% भी सच्चाई है कि वुहान की लैब से ये वायरस निकला था, तो चीन ने जो है वो दुनिया भर में मोर देन 3 मिलियन लोगों का कत्ल किया है। चीन ने करोड़ों लोगों को जो है वो पूरी इकोनॉमी खत्म कर दी है। चीन ने जो है वो, चाइना ने जो किया वो बहुत बड़ा क्राइम है, यदि वाकई में जो है ये ऐसा वहां से बाहर निकला है, क्योंकि आपने बदल दिया उसके मेकअप को और उससे वो वायरस और खतरनाक हो गया हो, ठीक है। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। Genetic modifications of organisms can have unpredictable result when such organisms are introduced into the ecosystem। आपको नहीं पता है कि जो आप बना के छोड़ रहे हो चूहा, उसका क्या होने वाला। मान लो वो भाग गया, लेब से बाहर भाग गया और कोई ऐसी जनरेशन तैयार कर दी, उससे कुछ ऐसा तैयार हो गया प्रकृति में। प्रकृति तो अपने आप में एक बड़ी प्रयोगशाला है जो आपके लिए खतरा बन जाए कल को। देखिए, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये 3 दिन पहले के अखबार में छपा हुआ है। अर्स्ट प्रेसेस चाइना ऑन वेदर कोविड ओरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान लैब, द वर्ल्ड डिजर्व्स आंसर। दुनिया उत्तर चाहती है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी से कि तुम्हारे जहां से निकला, तुम्हारे यहां पर ये रिसर्च चल रहा था इस पे 2015 में, तुमने खुद पेपर पब्लिश किया, तुमने खुद लिखा उसमें कई चीजें, ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने छापा है खबर, यूएस ने के पास भी इसके पर्याप्त एविडेंस है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। ये एक संभावना है, हो सकता है नेचुरल भी हो सकता है एक संभावना है कि तो वर्ल्ड इसका। अब इसीलिए कोई अपने मन से कुछ भी उठा पटक ना करे, तो एक जो बाकायदा जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाया गया बेटा के जो है वो जीईएसी जो है ये कमेटी है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, के अप्रेजल कमेटी भी कहते हैं इसको, अप्रूवल कमेटी भी कहते हैं। एनसीईआरटी में अप्रूवल कमेटी लिखा, उसको वही मानेंगे हम के। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को उन्होंने जो है वो स्टैब्लिश किया, जो इस चीज को जांच करता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का जो रिसर्च है वो प्रॉपर है या नहीं है, और ये पब्लिक सर्विस के लिए ठीक है कि नहीं है, क्या इसको आगे बढ़ाना चाहिए या रोक देना चाहिए, तो इसका परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। फिर द मॉडिफिकेशन uses of living organisms for public services as food and medicine source for example also created problem with patent granted for the same। अब एक बड़ा इशू होता है कि आपने क्या किया, आपने जैसे मैं आपको चलो इस पे एक किस्सा सुनाता हूं आपको, मैं बड़ा अच्छा मजेदार किस्सा है। मैं अपने भोपाल में पहुंचा, मैं अपने मेरी ससुराल भोपाल के अंदर है, ठीक है। मैंने वहीं से पढ़ाई की, भारती का जो घर है भोपाल में ही है, तो मैं अपने ससुराल गया, ठीक है। बहुत कम जाता हूं, कभी कभी जाता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे संबंध जो है मधुर नहीं है, मेरे संबंध, मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं, मेरे इन लॉज हैं, उनसे बेहतर संबंध है, लेकिन होता ना कभी कभी मतलब क्या बताया कि थोड़ा कम जाते, ठीक है। ठीक है, वो सुन लेगी तो अभी बोलेगी कि लेक्चर बंद करो, तो हमारे घर की बात करते हो पूरे समय, है ना, आज से पढ़ाना बंद, ठीक है। तो अभी सुनो बात, है ना, काम की बात सुनो। तो मेरे ब्रदर इन लॉ है छोटा, उसने क्या किया, उसने कहा बड़े बच्चों को उसने बढ़िया केक बना के लाया कि ये केक बनाया हुआ, अंकुर ने केक बनाया, अंकुर ने केक बनाया। अब अंकुर ने केक बनाया भी, ये तो अपन ने कहा भी ठीक है, अपन सोचा रहे बड़ा टैलेंटेड लड़का है, तो मैंने कहा ये जो है मतलब कितना योग केक बनाना आता है इसको, तो इतना बढ़िया केक बनाया। अब
अपन केक खाए, अपने कहा यार सच में अच्छा केक बनाया तूने। बच्चे बोले अंकुर मामा कल फिर केक बनाना। अंकुर मामा बोले हाँ कल फिर केक बनाइए। अपन पूछे अगले दिन की रेसिपी क्या केक की, बताओ जरा। नहीं वो रेसिपी नहीं बताएंगे, वो बना के देंगे, है ना, मैं ही बनाऊंगा। किचन में जाके आधा घंटा खटपट करे और केक बना के ले आए, और बढ़िया केक बना के लाए वो। फिर अपन ने जांच के फिर अपना अंदर का शर्लॉक होम्स जागा। ससुराल के खिलाफ तो शर्लॉक होम्स जागता ही है। जाके पता लगाया, टिनिंग 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 मालूम चला कि भाई साहब क्या करते हैं, मार्केट से 1 किलो का जाता है ना केक का जो बेस होता है, केक का बना बनाया बेस, केक का सब कुछ तो बेस ही होता है यार, केक का बना बनाया बेस लेके आएंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि वो हर्शीज का चॉकलेट सिरप आता है वो लेके आएंगे मार्केट से, वो भी बाजार से, उसको उसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। फिर कुछ न्यूट्रेला चॉकलेट का डाल देंगे, कुछ कैडबरी लेके आएंगे, को काट काट कर डाल देंगे और बोलेंगे केक बनाया मैंने। हद है। अरे वो 10 नंबर में मिलता है, वो भोपाल में ऐसे ही एरिया में 10 नंबर पे मिलता है, गोल गोल केक बना बनाया स्पंज केक, उसको खरीद के ले आए, उसके ऊपर हर्शीज डाल के काट के 4 हिस्सों में बोल दिया कि ये तो अंकुर का केक है। हम बोले बेईमानी। बोले नहीं मेरे भाई ने बनाया, मेरे भाई ने सही बनाया होगा, तुमको मेरे भाई पसंद ही नहीं है। अरे मैं बोला यार बेईमानी है, तो मतलब केक बनाने का मतलब रॉ। मैं सोचा कि भैया आटा वाटा डाल के करके कुछ बेकिंग पाउडर डाल के बेक किया होगा, फिर बन के आया होगा सामने, तो टिंगिंग टिंगिंग करके, है ना। अपन को क्या पता ये बना बना करके चिपका चिपको के केक पकड़ा दिए ना। तो ये तो मैंने कहा ये अपना ऐसा नहीं करना अपना मोदी जी जैसा काम कि बनी बनाई बिल्डिंग में उद्घाटन कर दिया। मैंने कहा गलत काम है। तो ये आप बोलोगे कहां पहुंच गए सर, नहीं कहीं नहीं पहुंचे, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। तो अभी कहने का मतलब ये कि ये है चीटिंग, और अमेरिका में ऐसी चीटिंग हुई है हमारे साथ में। हमारा बासमती राइस को लिया उन्होंने, उसमें थोड़ा चेंज किया, बोला हमारा ये पेटेंट है, ये तो मैंने बनाया। अरे ऐसे कैसे मैंने बनाया? नीम की पत्ती ली, सुखा के उसका पाउडर बनाया, पाउडर बना के कैप्सूल में डाल दिया, बोला ये कैप्सूल पेटेंट है। अरे यार नीम हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, नीम की पत्ती हम बचपन से, कुछ हो जाए तो नीम की पत्ती रगड़ के लगा दिया करते थे घर गांव के अंदर। हल्दी निकाला, पीसने के बाद केमिकल निकाल लिया, कुरकुमीन निकाल के कुरकुमीन का टैबलेट मार दिया, बोला पेटेंट। अरे पागल है क्या? हमने कहा हल्दी जो है वो तो दूध में डाल के हम सदियों से पीते आ रहे हैं, हमारे पास कुछ ना था एंटीबायोटिक, कुछ पहले कभी जरा लग गया, चोट लग गया, मम्मी ने बोला हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक चकाचक बढ़िया। अब बोलते हो कि अरे वाह हमने पेटेंट किया, चोरी है कि नहीं बताओ, है ना चोरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है, यहां पर पेटेंट का भी प्रॉब्लम होता है। नहीं आपने मामूली मैनिपुलेशन किया और आपने बोल दिया ये पेटेंट हमारा है, ऐसा थोड़ी ना होता, ठीक है। तो बात इतनी सी, चलो हम आते हैं इस पे। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर, लोगों में गुस्सा है, that certain companies are being granted patent for product and technologies that make use of genetic material, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people for specific region country। अब लोग पेटेंट भाई एक जगह पर कोई लोग यूज कर रहे थे। अब मैं एक बार अच्छे से मुझे ध्यान है कि एक बार जो है वो मैं कहीं नॉर्थ ईस्ट कहीं गया था, तो वहां पे किसी ने बताया कि साहब बुखार आने पे हम क्या करते हैं, ये पेड़ है इसकी जड़ है, इस जड़ का को हम घिस लेते हैं, ठीक है, एक पत्थर का होता है सिला ऐसा, उस पर घिस लेते हैं, घिसने के बाद इस जड़ को घिसने के बाद में इसको हम थोड़ा सा पानी में डाल के थोड़ा बॉईल करते हैं और उसके बाद हम इसको ठंडा करके पिला देते हैं, सुबह दोपहर शाम हम इसको आधा आधा कप पिलाते हैं, बुखार उतर जाता है। ये उन्होंने खोज के रखा है नॉर्थ ईस्ट में, एक ट्राइबल कम्युनिटी, उसने, मुझे नहीं मालूम, मैं नाम भूल गया उस प्लांट का। पौधा है, जड़ निकालते हैं, जड़ को निकाल के पहले पत्थर पे घिसते हैं, घिसने के बाद उसको जो है उस पेस्ट को पानी में डाल के उबालते हैं, उबाल के ठंडा करके आधा आधा कप दिन में 3 बार 3 दिन तक देते हैं, बुखार नहीं आता है। और सच में ऐसा होता है। अब कोई आदमी जाए उनके पास, बोले भैया ये पोस्ट पेस्ट हमको दे दो, पेस्ट दिया, पौधा कहां है दे दो, पौधे की जड़ भी दे दो, लेके आया, अपने यहां पे लगा लिया, पेस्ट में से केमिकल निकाला और बोला हमने दवा खोज ली नहीं बुखार की। बेईमानी है कि नहीं है? है बेईमानी। और ऐसी बेईमानी, और बेचारा उस गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला, जो ज्ञान दिया उसको कुछ नहीं मिला, और ये आदमी बन गए बड़े कि भैया हम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा सब कुछ है, हमने इन्वेंशन किया। इन्वेंशन किसी और का था, चिपका दिया उसको कहीं लाके। बासमती राइस का जो केस है, जो इंडिया का बासमती राइस पेटेंट केस जो है, इंडिया में इस केस को लड़ा भी है कि अमेरिका में बासमती राइस को पेटेंट कर लिया गया, इसको डिस्प्यूट किया गया, फिर फाइनली जाके ये रिलीज हुआ, ठीक है। राइस जो है, चावल जो है, एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है हमारे देश में के, और ये जो है हम हजार, देखो आपको मैं क्लियर कर दूं कि आप ऐसा समझ जाया करो आप
कि कौन सा हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जिन जिन चीजों का इस्तेमाल आपके घर में पूजा में होता है, देखना कभी घर में जब पंडित जी पूजा पाठ करते हैं ना, शादी विवाह का भी बड़ा फंक्शन होता है तो पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, वो कहते हैं जौ लेके आओ, गेहूं लेके आओ, चावल लेके आओ, चावल से टीका लगाएंगे, चावल लगाएंगे, उसमें के चावल का ढेर बनाएंगे, उस पर जो है वो तमाम देवी देवताओं को सजाए जाएंगे, नवग्रह बनाएंगे, वो चावल, पीला कपड़ा, सूत जो होता है वो रस्सी सा, वो नारियल पूजा में इस्तेमाल होता है। कोई बोला पंडित आज तक कि भैया आप पूजा करने आ जा रहे हैं, एक काम करो ब्रोकली लेके आओ, ब्रोकली लेके आओ, ठीक है। और ब्रोकली के साथ में काम करना कि एक तो ब्रोकली ले आओ, दूसरा जो है ड्रैगन फ्रूट ले आओ। ड्रैगन फ्रूट आप बोलोगे क्या होता, गूगल कर लो भाई। तो पीच ले आइए, पीच, आज अपन पीच से पूजा करेंगे। नहीं, पंडित जी बोलेगा नहीं, फल, मौसमी फल जो मिलते हैं आसपास वो लेके आना है आपको। कोई देवी, कोई वो नहीं बोलेगा पूजा में आपसे कि एक काम करो भैया कि तुम जो है वो कीवी लेके आओ, न्यूजीलैंड वाला कीवी लेके आओ, भगवान जी को वही चढ़ाएंगे। आज भगवान ने कीवी नहीं खाया बहुत दिन से, भारत के भगवान है, न्यूजीलैंड का कीवी है, चलो वही खिला के देखते हैं इनको। तो ऐसा नहीं बोलते पंडित जी, वो वही बोलते हैं जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, जो कल्चर का हिस्सा है। कल्चर ही तो हम आगे फॉलो करते चलते हैं हम। तो कहने का मतलब यह है कि चावल का बड़ा पुराना है भाई, हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा चावल खाता है, हमारा साउथ में बड़ा हिस्से में चावल खाते हैं, के बड़े हिस्से में हमारे जो है वो राइस कंज्यूम होता है। केवल सेंट्रल इंडिया का एक हिस्सा ऐसा होता है यहाँ पे रोटी लोग अधिक खाते हैं, ठीक है, चावल कम है, पर वहां भी देखा जाए तो चावल का सेवन भी जो है वो अच्छा खासा है, मतलब कंजम्पशन, ठीक है। आज भारत अकेले में, अकेले भारत में 2 लाख वैरायटी है राइस की, अकेले इंडिया में राइस की 2 लाख के आसपास वैरायटीज है, ठीक है। इसमें से बासमती राइस सबसे अच्छा होता है। आपने देखा हो घर में 2 तरह का चावल होता है, घर में 2 तरह का चावल होता है, मम्मी से पूछना कभी। एक होता है मेहमानों वाला चावल, मेहमान आएंगे तो एक चावल बनेगा, अलग बनेगा, बासमती राइस होता है। एक होता है आम दिनों वाला चावल, ऐसा चावल जो हम आम दिनों रोज खाते हैं। आप पूछो सर आप कौन सा चावल खाते हो, आपको बताऊं मैं ब्रांड। मैं चावल जनरली मैं राइस नहीं खाता था, मतलब शादी के पहले तो मैं चावल बिल्कुल खाता ही नहीं था, मतलब मैं सिर्फ रोटी खाता था, ठीक है। शादी के बाद भारतीय लोग चावल खाते थे, ये हमारे यहाँ पे चावल बनता था संडे टू संडे, कभी जभी। हमारे डैडी को भी चावल पसंद था, पिताजी को। तो ये जब शादी होके आई तो ये अपना रोज चावल बनाए, तो मैं इनसे बोलता था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं साउथ इंडियन बन गया हूँ, रोज चावल खाने में मिलता है मुझे। अब घर में मेड आया करती थी, कभी रोटी बनाया, उसने रोटी बना गई वो, तो कभी इन्होंने बना दी, तो कभी खाया कभी नहीं खाया, तो राइस मिला करता। तो शुरू में नहीं, मतलब ऐसे बेमन से खा लिया करते, फिर थोड़ा हैबिट हो गया उसका। फिर धीमे धीमे अभी पता चला कि हाँ, अभी कुछ जो हम कुछ सालों से राइस यूज करते हैं वो है गोविंद भोग चावल है। आप लोग में से कई लोग जो वेस्ट बंगाल के हैं, जो पश्चिम बंगाल के, वो जानते होंगे गोविंद भोग चावल, बड़ा अच्छा चावल होता है राइस, ठीक है। इसके पहले खाते थे वो, मुझे नाम भूल रहा हूँ उसका यार, एक लाल लाल राइस का के, पता नहीं गोल गोल सा होता है, नाम ही भूल गया उस राइस का, बट के मैं हमारे अच्छे जाने के मेरे पिताजी के समय में डैडी जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब काली मूछ चावल आया करता था, कोई कैसे चावल का नाम है भैया, वैरायटी का नाम है दावत बासमती राइस, आज भी घर में रखा रहता है, लंबा वाला दाने वाला। कोई मेहमान आया है ना, घर में किसी को बुलाया, या कभी कोई ओकेजन अभी बिरयानी बनानी, आज तो दावत वाला चावल बना लिया, वो पता नहीं महंगा 200-250 रुपए किलो कितना आता है, अपने को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन एक बासमती राइस इंडिया में जो है वो हर घर में, हर घर की कहानी यही है, सामान्य कहानी। 2 तरह का चावल, एक मेहमानों वाला चावल अलग है और एक आम दिनों वाला चावल अलग है। मेहमानों वाला मेहमान आते तब बनाया जाता है, खीर में बनाया जाता है, बिरयानी में डाला जाता है, बाकी नॉर्मल चावल ये होता है, ठीक है। हमारे बासमती राइस जो है उसमें यूनिक एरोमा होता है, बढ़िया पकता है तो अच्छी खुशबू आती है उसमें से, उसका नाम ही बासमती, ठीक है ना। दिमाग में अच्छी खुशबू बास चली आती है, बढ़िया सुगंध, ठीक है। वो सुगंधित बास अच्छी होगी तो सुगंध बोलेंगे, बुरी होगी तो दुर्गंध बोलेंगे, ठीक है। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे अधिक बासमती राइस का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी इज ए बिग हब फॉर बासमती राइस प्रोडक्शन, ठीक है। फिर बासमती राइस का जिक्र जो है वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर भी है। लोग पहले के जमाने में लोगों ने जो है वो कविताओं में, कहानी किताबों में लिखा हुआ है इसके बारे में कि 1997 में क्या हुआ है कि अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट लिया बासमती राइस के ऊपर, और इसमें इन्होंने जो है यूएस के बाकायदा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में इन्होंने पेटेंट लिया, और इससे कंपनी को जो है न्यू वैरायटी ऑफ राइस, बासमती राइस को बेचने का एक छत्र अधिकार मिल गया। मतलब कंपनी का पेटेंट हो गया,
जैसे आपको बता दूं मैं, पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे बायोमेंटर्स है, बायोमेंटर्स ऑनलाइन इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है, इसको रजिस्टर्ड किया गया। बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन का भारत सरकार के साथ में जो पेटेंट का जो नियम होते हैं उसमें इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया, इसके नाम को रजिस्टर्ड किया गया, इसके लोगो रजिस्टर्ड किया गया, इसका के कोई भी ऐसे चलते फिरते बायोमेट्रिक ऑनलाइन नाम नहीं रख सकता है, क्योंकि वो नाम ऑलरेडी पेटेंटेड है, कॉपीराइट के अंदर है, वो लॉ जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर है। बायोमेट्रिक्स का जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, वो भी कॉपीराइट में गया हुआ है कि वो भी जो है वो अपना जिसे बोलते हैं ना ट्रेडमार्क होता है, वो बना हुआ है उसका पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर बोलते हैं, वो सब किया हुआ है, उसका लीगल प्रोटेक्शन है उसको, यदि कोई करता है तो उस पर कंपनी चाहे तो भाई 50 लाख का करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दे, उस पर एक केस दायर कर दे उसके खिलाफ। तो ऐसा होता है। तो ये जब इस कंपनी ने बासमती राइस को पेटेंट किया तो प्रॉब्लम ये हो गया उससे, जैसे बासमती राइस को पेटेंट किया तो आज यदि हम बासमती राइस को बेचते और कंपनी से बात नहीं करते, कंपनी को कमीशन नहीं मिलता है, तो कंपनी झट से आप पे केस कर देगी। तो इस केस को फिर लड़ा गया आगे के, जबकि सोचिए ये पुरानी कब से हम इस्तेमाल करते आए थे, इन्होंने मामूली फेरबदल किया और इसको इन्होंने अपना बता दिया। ठीक है, इंडियन बासमती को इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेमी डॉर्फ वैरायटी से क्रॉस किया और बोल दिया कि हमने कुछ खोज लिया है। जैसे वो केक वाला किस्सा याद है ना आपको, मैंने बताया भी केक वाला हिस्सा, अंकुर का केक, वो वाला किस्सा के तो समझ लो बासमती राइस जो है उसको सेमी डॉर्फ वैरायटी से क्रॉस किया, क्रॉस करने को बोल दिया कि ये नोवेल्टी, नया इन्वेंशन है वो। ठीक है, the patent extend to functional equivalent implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent। के सिंपल सी बात है कि हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि इस पेटेंट से क्या होगा, कानूनी अधिकार मिल जाएगा उस कंपनी को, कोई दूसरा उस उत्पाद को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार कई सारे अटेम्प्ट किए गए हैं, किसके लिए, टर्मरिक के लिए, नीम के लिए, हल्दी के लिए, नीम के लिए, इसको भी उन्होंने पेटेंट कर लिया के। तो इसके लिए यदि हम जो है वो जागरूक नहीं रहेंगे, हमें खबर ही नहीं चलेगी, तो पता चला हमको भी पेटेंट कर लिया कोई ने, कि इंसान भी पेटेंट हो गया कि भैया फला गांव है यूपी के अंदर, एक गांव है भदोई, वहां के सारे लोग जो कंपनी ने पेटेंट कर लिए कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, इसलिए अरे ऐसा इंसान को कोई पेटेंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि आप जिन चीजों को इस्तेमाल करते चले आ रहे हो, कोई उनको जो है वो बोले कि तो मैंने खोजा है, तो वो गलत है। कि बायोपायरेसी वर्ड, यहां पर एक वर्ड आता है बेटा बायोपायरेसी, जिसका जो आपको क्लियर कर दूं मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2021 में आने वाला है। कि मैं कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा, बायोपायरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। टर्म biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। मैंने कहा ना आपको एग्जांपल दिया मैंने कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइबल कम्युनिटी है जो एक जड़ को घिसते हैं, घिसने के बाद उसका पेस्ट मारते हैं, उबालते हैं और उसके पानी को जो है आधा कप दिन में 3 बार देते हैं, 3 दिन तक बुखार उतर जाता है। मलेरिया का जो ट्रीटमेंट था वो भी बताया होगा, मलेरिया का ट्रीटमेंट भी ऐसे ही खोजा गया था कि कुनैन की जो छाल थी उसको घिस के पिलाया करते थे। अब आप सोचिए, हमारे आयुर्वेद में जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट थे एक जमाने में, रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं था, रिकॉर्ड जला दिया गया, किसी ने किसी को बताया नहीं, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज पुअर था, रिकॉर्ड नहीं किया गई चीजों को, ये बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ पे। तो हुआ ये कि आज ये है कि वो कोई बोले, मान लो मैं नॉर्थ ईस्ट फिर से जाता हूं, मैं जाके वो जड़, वो पौधा, उसके बीज लेके आऊं, अपने यहाँ पे लगाऊं और मैं एक केमिकल को खोजने का दावा करूं, तो क्या सही होगा ये चीज? नहीं। वो बेचारा खुशी खुशी कि भाई हमको 50 रुपए गाइड को, 100 रुपए गाइड को मिले, वो पौधे तक भी ले गया, बता दिया, पूरा नॉलेज बता दिया, मेथड बता दिया उन्होंने, और हमने उस नॉलेज को लिया बेईमानी से, और हमारा दिल में कुछ और चल रहा है कि हमें करना कुछ और है। मेरे को अच्छे ध्यान है, एक मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक कंपनी है जो एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ी स्टार्टअप कंपनी बनी है, वो उसके एक मेंबर हैं, वो मुझे अक्सर फ़ोन लगाया करते थे कि आप ज्वाइन कर लो, हमको ज्वाइन कर लो। मैं मना कर दिया करता था। मुझसे पूछते थे बायोमेट्रिक काम कैसे करता है, क्या तरीका है काम करने का। उस जमाने की बात है, 2018 की बात है, इसके 18-19 की बात है। तो मैं उनको बता दिया कि भाई हम लोग ऐसे करते हैं, वीडियो ऐसा फ्री रहता है केवल सर। उन्होंने पूरा उनका मॉडल, तो आप भी गौर कर, 2018 में 19 में उन्होंने अपना पूरा मॉडल बदल दिया, एंड दे चेंज देयर मॉडल। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दे आल्सो कम अप विद द फ्री वीडियोस एंड ऑल दिस थिंग्स के, वो सब शुरू किया। मॉडल वैसे ही किया उन्होंने कि भाई आप सब्सक्रिप्शन ले लो, फिर जो चाहे वो टीचर से पढ़ लो आप टाइप से ही।
एवरी टाइम ही कॉल मी एंड एवरी टाइम आई एक्सप्लेन बाय ओपन हार्ट से बता दे भाई ये कर रहे हैं हम लोग, ऐसे चलता है काम, ऐसे बच्चे, बच्चों से सब कुछ चल रहा है, बच्चों का ही सब कुछ है। अच्छा, तो ही टुक आइडिया एंड इंप्लीमेंट करे अपने यहाँ पे जाके वो। ऐसा मैंने देखा है, अभी में देखा मैंने कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अपने मोटिवेशनल वीडियो में कोई सीरीज शुरू करता हूँ या कोई मॉर्निंग मोटिवेशन में कुछ बताता हूँ, कुछ पर्टिकुलर चीज में इन्वेंट करता है बायोमेंटर, तो सब उसको फॉलो करते हैं। ये बात है कि बायोमेंटर के बच्चे थोड़े कम है संख्या में, दूसरों के ज्यादा है, तो ज्यादा में दिखाई पड़ता है कि उन्होंने खोज निकाला, पर खोजा कहीं। अभी किसी टीचर ने भी, मैंने सुना यूट्यूब में किसी ने बोला कि एक कोई टीचर है वो बड़े अच्छे से न्यूमोनिक बनाते हैं, छोटे कोड बनाते हैं बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई ने उनको चुरा के बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलना शुरू किया। लोगों ने बोला वाह भाई वाह भाई आप तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसने बोला टीचर ने कि भाई तो मैं बनाता हूँ, ओरिजिनल मेरा बनाया हुआ है, आप इसको यूज करें, कम से कम क्रेडिट दे दो मेरे को। वो भी नहीं देते, तो आप अपने नाम पे चेप के खुश हो रहे हो कि नहीं मैं तो महान खोजकर्ता बन गया हूँ या बन गई हूँ। तो कई बार क्या होता है कि ये चीजें ना, ये कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि जब आप किसी चीज का, जैसे मैंने कहा ना कि जिसने इन्वेंट किया है, खोजा, उसको क्रेडिट ही नहीं मिला, उसको आपने झूठा क्रेडिट ले लिया, तो वो है वो पायरेसी। कई लोग सोचते हैं कि फिल्म रिलीज हुई बॉलीवुड की कोई मूवी, बाजार में अरे कोई है वो सीडी दे दो, सीडी कॉपी, पायरेटेड वर्जन, खुश होते हैं कि 50 रुपए में 20 रुपए में सीडी लाए। कभी सोचा है आपने कि 50 करोड़ 100 करोड़ बजट लगा के वो मूवी बनती है, इतना स्टाफ काम करता है, इतना बड़ा पूरा लोग काम कर रहे होते हैं, हम 50 रुपए में उसका पूरा सिस्टम खत्म करके हमने ब्लैक पैसा एक मार्केट में दूसरे व्यक्ति को दिया है जो उसका कुछ और इस्तेमाल करेगा, नहीं मालूम। तो पायरेसी, वही तो पायरेसी और क्या है। तो खैर, तो अब बायोपायरेसी का मतलब क्या है बेटा, कि हमने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका मल्टीनेशनल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं और बगैर बताए जो लोकल पॉपुलेशन है, जिसके पास सब कुछ जानकारी थी, उसको जो है ऑथराइज नहीं किया गया, उसको कोई कंपेंसेशन नहीं दिया गया, उसे कहीं पार्टनर नहीं बनाया गया, कहीं उसको कुछ जो है भागीदारी नहीं दी गई, ये तो गलत है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन, अब देखो कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो बड़े अमीर हैं, बहुत पैसा उनके पास में, पर बायोडाइवर्सिटी नहीं उनके पास में पैसा ही पैसा भरा पड़ा है, लेकिन उनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, हमारे जैसे पौधे नहीं है, हमारे यहां जितने तरह के एनिमल मिलते हैं वो नहीं उनके पास में। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जैसे कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके पास जंगल भी हैं, पौधे भी हैं, एनिमल्स भी हैं। अफ्रीका की बात करो आप, सब कुछ उसके पास में, लेकिन पैसा नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अमीर देश होते हैं ना, ये गरीब देशों को के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का ये जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कई बार के, और यही कारण बनता है बायोपायरेसी का। कि बायोपायरेसी को क्या होता है कि राष्ट्र के हित में सोचने की बजाय कई बार क्या होता है, कुछ सर्टेन पॉलिटिशियन उनके अपने हित होते हैं, वो टाई अप कर लेते हैं उस चीज के लिए। तो एमएनसी जो इस तरह के राष्ट्र होते हैं वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। Traditional knowledge related to bioresources can be exploited or develop modern application and can also be used to save time, effort and expenditure during the commercialization. There has been growing realization of the simple सी बात है कि आज हम हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को हम जो है इंप्रूव करके हम उसको जो है वो कमर्शलाइजेशन करते आ रहे हैं। उसका के धीमे धीमे क्या हो रहा है कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनके बीच में खाई बड़ी हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है, आपको अब एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं आपको। किस्सा ये है, सोवियत संघ की बात कर रहा हूं, पहले सोवियत संघ था, हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय कोल्ड वॉर का सिचुएशन था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है वो बाकायदा तनातनी चल रही थी। सोवियत रूस जो है वो पहले भेज दिया कहा, अंतरिक्ष में, हर चीज में सोवियत रूस आगे बढ़े, अमेरिका से एक कदम आगे रहे। अमेरिका अभी शुरू करे तो सोवियत रूस से एक कदम आगे बढ़ जाए। अभी देखिए वैक्सीन जब आया, कोविड-19 का वैक्सीन चला था, सबसे पहला वैक्सीन आया रूस के अंदर, स्पुतनिक वैक्सीन, जीत गए वो लोग, बढ़िया वैक्सीन उनका, कोई दो राय नहीं। पर वो कंपटीशन तो अमेरिका से करते हैं हमेशा, आज रूस करता है। एक जमाने में रूस बड़ा पावरफुल था, सोवियत संघ बोलते थे उसको, सोवियत यूनियन बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल। तो उसने, भारत के दोस्त थे वो लोग, इंडियन गवर्नमेंट के, आजादी के बाद दोस्ती कर लिया उन्होंने भारत सरकार से। उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि हमको अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ठंडा स्थान है, कंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं, हमको रेत चाहिए आपसे, वी नीड सैंड। भारत ने कहा रेत तो बहुत है हमारे पास में, कितना रेत चाहिए बताओ। उन्होंने कहा हमको जो है वो केरल सुनिएगा कहानी, केरल के समुद्र तट को बताया। उन्होंने कहा केरल का ये वाला समुद्र का तट है ना, यहां से हमारा जहां जाएगा और रेत ले लेके जाएगा, आप रेत दे दिया करो हमको, उसके बदले में हम आपको मशीनरी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देंगे।
पेपर प्रिंटिंग का मशीन दे देंगे, ये दे देंगे। भारत सरकार ने कहा बहुत बढ़िया काम है, पैसा देना ही नहीं अपने को, एक चीज नहीं देने का और देना अपने को तो भैया क्या मिल रहा है, रेत के बदले मशीन मिल रही है, दे दिया रेत उठा उठा के। जमाने की बात है, मुझे नहीं मालूम प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय, शायद नेहरू जी थे कि गांधी, इंदिरा गांधी थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जब उसी जमाने की बात है, 60s के आसपास की बात होगी, 66 70s के आसपास की, ठीक है, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं रहा। बाद में अमेरिका ने बताया भारत को, दादा जो तुम रेत दे रहे हो ना उसमें थोरियम है, उसके अंदर रेत देना बंद करो, नहीं तो हमसे दोस्ती खत्म करो, हम फिर तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अमेरिका ने चेताया इंडिया को कि भैया तुम जो रेत के बदले मशीन ले रहे हो वो रेत नहीं है, वो उसकी रेत के अंदर थोरियम है, उसके अंदर वो थोरियम को निकाल रहे हैं सोवियत रूस में जाके न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, और तुम रेत देख के खुश हो रहे हो। अपन कहा आई लूट लिया हमको भाई, तब समझ में आया भारत को, कहा नहीं कसम है तुम्हें, अब इस रेत को हाथ मत लगाना। हमने समाया, हम कहा नहीं, केरल के समुद्र तट के पास में कुछ हिस्से पर रेडियोएक्टिविटी, यहाँ पे थोरियम प्रेजेंट है, यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस इसके। तो ये क्या हुआ, जो उतने समय जो सोवियत रूस करता रहा, बताया नहीं हमको, और हमारा निकाल के थोरियम बना रहे थे यार, हमको बता देते कि थोरियम निकाल रहे हो, हम बोलते थोड़ा थोड़ा थोरियम हमको दे दो, थोड़ा थोरियम तुम रख लो, थोड़ा हम भी न्यूक्लियर रिएक्टर बना ले, तुम भी बना लो, हम भी पावरफुल हो जाए। हमें बताया नहीं, हमको बोले मशीन देंगे इस रेत के बदले। वाह भैया वाह, है ना, इतनी बेईमानी, सीधा समझ रखा है इतना हमको। हाँ तो हाँ, ये भारत का स्टैंड था उस जमाने में के। खैर, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो इनजस्टिस होता है इसमें, यानी जब बायो रिसोर्सेज आपने बोला यूज कर रहे हैं, उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप, और उसका हमें कंपेंसेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसलिए कई राष्ट्र ने क्या किया, अपने नियम वो उन्होंने ऐसे नियम बना लिए, ऐसे कानून बना लिए हैं कि कोई भी अनऑथराइज एक्सप्लॉइटेशन वहां के बायो रिसोर्सेज का नहीं कर सकता है, वहां के ट्रेडिशनल नॉलेज को बगैर कंपेंसेशन दिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप तिब्बत जाते हैं आप, या आप जो है वो कहीं पे तिब्बत के एरिया में गए, आप वहां कुछ जड़ी बूटी देखी आपने उठा लाए, नहीं, आपको वहां तिब्बत के लोगों को बताना पड़ेगा, आपको वहां की गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। आपने भूटान गए, वहां की गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भैया यहां से लेके आए थे, ये लेके आए थे, इससे ये बना रहे हैं हम, तुम्हारे यहां से हम मटेरियल लेंगे, तुम इसका पैसा कितना लोगे, ये ले लो। उसको आप हिस्सेदार बनाना पड़ेगा आपको, तो ही जस्टिफाई मानेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट ने जो है फिर देखा कि भैया हमारे पास तो बहुत नॉलेज है, भारत के अंदर तो हर घर के, आपको बता दूं, भारत के हर घर में जो किचन है ना, हमारा जो किचन है वो दवाखाना है। हमारे पास काली मिर्च है, मेडिसिन है, हल्दी है, मेडिसिन है, ठीक है, हमारे पास जितने मसाले हैं, जीरा, अजवाइन, सब के सब, दालचीनी, एवरी स्पाइस इज ए मेडिसिन। हमारा किचन नहीं होता, वो फार्मेसी होती है घर के अंदर, जो खाना बनता है, दैट इज अ फार्मेसी इनसाइड इन अवर हाउस। जो खाना पकाती मम्मी ना, मम्मी है एक फार्मासिस्ट, घर का किचन है फार्मेसी, ठीक है, और जो आप खा रहे हो वो दवा, ठीक है, जो आपकी जनरल सेहत को इंप्रूव रखती है। तो भारत सरकार ने कहा भैया हमारे पास तो बहुत नॉलेज है, तो इन्होंने हमारे इंडियन पेटेंट लॉ में सेकंड अमेंडमेंट किया, और इन्होंने इस प्रकार के नियम बनाए इन्होंने कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हो सकते हैं इसके लिए, कि कैसे हमको जो है वो डेवलपमेंट को जो है वो इनिशिएटिव कैसे लेना है, कैसे अपने पेटेंट के राइट को दुनिया में सुरक्षित रखना है, ठीक है। चलिए, यहां पर कहानी खत्म होती है बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कैसा लगा आपको चैप्टर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, सुनने वाला, बात करने वाला चैप्टर है, नॉलेज भी है इसमें, इनसाइट भी काफी सारा है इसमें बेटा। अब करना क्या है, डीपीएस लगाना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है बेटा, की नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, और एग्जाम में फोड़ के आना है, इतनी सी तो बात है। ऑल द बेस्ट।